अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद। प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं फ़ेसबुक पेज पे जॉय ऑफ जस्टिस के फ़ोरम से। तो सबसे पहले बलीगुर रहमान साहब सीनियर एडवोकेट हैं हमारे साथ, वेलकम सर। थैंक यू। और फिर हमारे साथ आपका नाम मिस निदा असलम, मिस निदा असलम एडवोकेट, और साद सलमान जैसे और हमारे साथ हैं बारान ख़ान शेरवानी। जॉय ऑफ जस्टिस जो है लॉ फर्म्स तो बहुत सी हैं, मगर जॉय ऑफ जस्टिस में क्या ऐसे 2, 3, 4 डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर्स हैं जो क्लाइंट्स के लिए जो दौर हाजिर में इस वक्त सर्विसेज लॉमैन की अवेलेबल हैं, उनसे इसको कैसे जुदा करता है? जॉय ऑफ जस्टिस का जो आइडिया था, जो कि काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब, जिनका ये आइडिया था, बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, उन तमाम मसाइल को करके और कोशिश ये करने के लिए एक इदारा, एक जो फर्म का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया कि ये मसाइल पेश ना आए। आम तौर पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जब कोई आप सर्विसेज हासिल करने जाते हैं तो आपकी अदायगियों के मामले में आम तौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, ये इस चीज़ में रहते हैं कि वो ग्रे एरियाज़ में रहते हैं, पता नहीं चलता, जब केस के एंड पे पता चलता तो बहुत पैसे लग गए होते हैं। वो ब्लैक एंड वाइट में आमतौर पे कल्चर नहीं है हमारे मुल्क में इन चीज़ों का होने का। तो पहला आइडिया जो था, जिसके लिए एक स्लोगन भी हमने दिया गया, पे एज़ यू गो, कि जो भी आप करेंगे वो ब्लैक एंड वाइट में होगा, जो भी आप चाहेंगे वो आपको नज़र आएगा, जिन जिन स्टेजेस की बात होगी वो आप वैसे वैसे पे करेंगे, कुछ भी हिडन नहीं होगा। दूसरी चीज़ जिसके बारे में थी कि आम तौर पे लोग जब अपने केसेस की पैरवी कर रहे होते हैं तो वो तमाम होने वाले जो कार्रवाई है, जो तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, या वो अपने, अगर वो गुजर गया तो उनके लिए उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता कि वो उस चीज़ को वेरीफाई कर सकें कि उस स्टेट के ऊपर क्या हुआ था, या मैं कोई ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं होती है। तो जो 2-3 ये अमूमी मसाइल जो कि आमतौर पर लोग फेस करते हैं, इन चीज़ों को, इस आइडिया को लेकर चलने की बात की गई कि ये चीज़ें लोगों को नहीं नज़र आएंगी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करके चलेंगे और ये सब ट्रांसपेरेंट होंगी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। और इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बात है, तो वो तो ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन है, उसकी जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटी के साथ होंगी, डिटरमेंट होंगी, फोकस्ड होंगी, और आपके तमाम जो हकूक़ हैं उनके दिफा के अंदर होंगे। निदा, अभी ऑलरेडी लोगों ने राब्ता करना शुरू कर दिया है, और किस किस्म की क्वेरीज़ हैं, किस किस्म के सवालात हैं, और ये जो अभी अली साहब ने एक ढांचा सा हमें दिया है, आप जब ये बताते हैं तो लोगों के लिए कुछ नया है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं या वो हैरान हो जाते हैं कि क्या बात कर। हमारे इस आइडिया से काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव जेस्चर्स भी हमें मिल रहे हैं। हमारी बहुत सी ऑनलाइन कंसल्टेशंस इस टाइम पे चल रही हैं, फेसबुक के थ्रू, हमें हमारे अकाउंट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे पर्सनल नंबर्स के ऊपर डेली बेसिस पे काफ़ी कॉल्स रिसीव होती हैं। इवन दो व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की, दुख की बात है, बट जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बात और केसेस चल रहे हैं वो खुला और डिवोर्स पर है। तो प्रॉबेबली शायद परसेंटेज थोड़ी सी रेशो बढ़ गई हो इसमें, लेकिन ये डेली बेसिस के ऊपर हमारे खुला और डिवोर्स की रेशो हमारी कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास जो ऑनलाइन कंसल्टेशन क्वेरीज भी आ रही हैं वो इसी से रिलेटेड ज़्यादा हैं। तो हमारे पास काफ़ी ऐसी क्वेरीज भी आई हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम का कर हवाला देकर कि हमने आपका वो प्रोग्राम देखा था, तो हमें प्लीज़ इससे गाइड कीजिए। हमारे पास नॉट ओनली लाहौर, बल्कि हमारे पास मुल्तान से, पेशावर से, दूसरे शहरों की, जैसे आपने कहा कि अगर कोई क्लाइंट है और वो आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप उनको किस तरह से केटर करेंगे? हम उनको भी इस तरह से केटर करें कि बिकॉज हम अभी ऑपरेशनल लाहौर से हैं, राइट, तो हम उनको ये बता देते हैं कि अभी हम अपना हेड ऑफिस जो है वो लाहौर से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर तो आप लाहौर आ सकते हैं और आपका, हम यहाँ से अगर उसको कैरी ऑन कर सकते हैं तो हम उनको अपने पास बुला लेते हैं और अपने अपॉइंटमेंट वगैरह दे देते हैं। अदरवाइज़ हम उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन, उनके केस की हम पूरी उनको बता देते हैं कि आपके पास ये लीगल रेमेडी अवेलेबल है, तो आप अपने ही शहर से कोई अच्छा वकील ढूंढ लीजिए, देख लीजिए और अपने आप
अपना प्रोसीड करें। अच्छा, कोई लॉयर उनको सजेस्ट करते हैं कि मतलब ये आप नहीं। इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ? ये चीज़ पाइपलाइन में जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का मकसद ही ये था कि इसमें हम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं हमारे ज़रिए से कर सकेंगे, बल्कि लॉयर्स भी हमारे साथ इंगेज होंगे पूरे पाकिस्तान में, जो कि हमारे साथ चलना चाहेंगे इस नज़रिए के साथ कि सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में करके चलेंगे। वो लोग भी हमारे साथ इंगेज होंगे। बहुत सारे कॉन्सल्स हमारे साथ राब्ते में भी हैं और वो भी प्रोग्राम पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह जल्द इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर शहर के लिए सर्विसेज अवेलेबल होंगी पूरे पाकिस्तान के लिए। तो आप कैसे मेक श्योर करते हैं, जैसे आपने कहा कि आपके पास लॉयर्स भी होते हैं और फिर जो मैं बात से समझी हूँ कि आप कनेक्ट करेंगे लॉयर्स और क्लाइंट्स को, राइट? तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो लॉयर्स आपके पास हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसमें ये देखें ना, इस तरह है कि हम लोगों ने पहले भी जिस तरह लास्ट वीक के उससे लास्ट वीक के शो में कहा था कि लॉयर्स अपनी एक वीडियो हमें बना के भेजें कोई 9 से 10 मिनट की, जिसमें वो बताएं कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी कोर्ट से रिलेटेड किस तरह गुजारते हैं। और उसके अंदर फिर हम लोगों ने एक जो वेबसाइट के ऊपर एक पेज है, एक टैब है जिसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं वो हमें। उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपनी थोड़ा सा हमें प्रोफाइल देंगे, फिर हम उन्हें इंगेज करेंगे और जैसे ही जब उन्हें हम इंगेज कर लेंगे तो उसके बाद वो फिर एक SOPs हम लोग तैयार करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे और सारा कुछ वो हमें फीडबैक देंगे और फिर हम क्लाइंट को बताएंगे। और जो मतलब उनका एक आप कह लें कि उनके ऊपर जो एक रेगुलेटरी बॉडी है वो हम ही होंगे, तो इसलिए चेक एंड बैलेंस रहेगा उनके ऊपर। कोई स्कूल्स होते हैं, अब उनका एक मेन नाम होता है मगर ब्रांचेस जी जगह जगह पे खुली होती हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि जो उनका क्यूरिकुलम है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनका एक मेन स्टे प्रोग्राम का ऑर्डर है। वन, आप लोगों ने कोई ऐसा जो अभी आप बता रहे हैं कि चाहे पेशावर में है या मुल्तान में है लॉयर और उसका जो क्लाइंट है वो भी आपसे पेशावर से या मुल्तान से कर रहा है, तो हाउ यू विल मेक दोज टू come together, one, and number two, how these things जो आप शुरू में 4 पॉइंट्स बता रहे थे, ये कैसे आप होल्ड करें? सर हमारी एक ऐप जो है वो इनलाइन है, पाइपलाइन है। हमारी वेबसाइट से ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में फॉर द क्लाइंट्स भी है एंड फॉर द लॉयर्स भी है, राइट? लॉयर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उन लॉयर्स को हमारे साथ अपने कुछ क्रेडेंशियल्स शेयर करने होंगे, कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। जैसे हमारे पास बार का कार्ड है, जब हमारे पास एक वकील का लाइसेंस नंबर जब आ जाता है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड हम पता कर सकते हैं। प्लस एक जो हमने वीडियो की बात की है कि इट्स लाइक अ डे ऑफ अ लॉयर इन हिज पर्सनल लाइफ। 5 to 6 मिनट्स या 8 to 10 मिनट्स की एक वीडियो बना दें कि वो एज अ लॉयर किस तरह से अपना दिन गुजारते हैं, अपने केस प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, या उनकी नज़र में वकालत क्या है, फॉर हिम व्हाट इज़ इट, ठीक है? या अपने क्लाइंट्स को वो क्या प्रिविलेज देते हैं, वो अपने क्लाइंट्स को क्या किस तरह डील करना पसंद करते हैं। उससे हम लोग उनको थोड़ा सा उनके क्रेडेंशियल्स भी जब शेयर होंगे तो हम थोड़ा सा उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। प्लस फिर ऑब्वियसली वील हैव अ मीटिंग, अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जूम एंड डिफरेंट। अगर एक लॉयर अप्लाई करता है, सो बिकॉज अब शो देख रहे हैं लॉट ऑफ पीपल, तो दिल गेट टू नो कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो आप वो लॉयर्स अपॉइंट करते हैं अपनी लॉ फर्म में। उसमें सबसे पहला प्रेसिडेंट तो ये होता है कि जो ऑलरेडी वो काम कर चुके हुए हैं उससे आप जो है सबसे पहले तो वो हमारे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जिस वीडियो की बात करें तो बेसिकली एक उनके लिए करियर बूस्टअप है कि उनका एक इंट्रोडक्शन जो है वो पूरी दुनिया के सामने जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म से। सेकेंडली जो उसके बाद फॉलोअप वाली चीज़ है कि जिस ट्रांसपेरेंसी की बात हम कर रहे हैं कि जब हम हर चीज़ ग्रे वाइट ब्लैक एंड वाइट में लेके आएंगे तो जिस तरह हम काम कर रहे हैं, जैसे बात डॉक्टर साहब ने की कि बिल्कुल जैसे कोई फ्रेंचाइजीज होते हैं या वो उन्हीं के पैटर्न पे काम करते हैं, उन्हीं के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो बिल्कुल जो दोस्त हमारे साथ चलना चाहेंगे वो ये ज़हन बना के आएंगे कि जिस तरह हम चल रहे हैं, जिस तरह हम क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं वो भी क्लाइंट्स को इसी तरह से देंगे और उन्हीं ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ चलेंगे। और उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जॉय ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं वैसे वही काम कर रहे होंगे। और ये अपकमिंग होगा, अभी तो इंट्रोडक्शन है कि हम उनका इंट्रोडक्शन जो है यहाँ से दे रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड फेज़ में ये है कि उन्होंने बिल्कुल वैसे ही चलने की हमारे साथ कमिटमेंट करनी है जैसे कि हम उनको चाह रहे हैं कि हम चलेंगे वैसे ही वो चलेंगे। और सुपरवाइज़ करने की बात है, जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे जैसे केस आगे चलता है, जब वो सारी चीज़ें शेयर होंगी, जब सारी चीज़ें क्लाइंट को अवेलेबल होंगी तो ऑब्वियसली पता चलता है कि किस पैटर्न पे केस चल रहा है और वो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है, उसमें कुछ भी छुपा नहीं होता। बारान खान साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, कैसे जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से आप ये इंश्योर करेंगे कि पीपल हैव लॉट ऑफ फेथ एंड गुडविल and transparency in the lawyers of Joy of Justice? सर दरअसल जॉय ऑफ जस्टिस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन जिससे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनके रिव्यूज़ को ऑप्ट करने के बगैर चल नहीं सकती।
तो जो रिव्यू है ये हमारा एक और मेन कोर है और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है बाकी लॉ फर्म से। तो अभी हमारे जो पिछले प्रोग्राम थे, पिछले 2 प्रोग्राम थे, जितनी हमारी पहले की अपलोड हो चुकी हैं, वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उन पे जो उनके कमेंट्स आए हैं, हमने ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी अपनी यहीं से एस्टेब्लिश की है कि उनके फर्दर जो कमेंट्स थे उनको रिप्लाई किया है, जो उनकी क्यूरीज थी उनको रिप्लाई किया है। और सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रहे, हमारे जितने फोरम्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उधर जिन जिन की क्यूरीज आ रही हैं हम उनको अप्रोप्रिएटली, अगर वो हमारे से बिलोंग नहीं भी करते हैं, हमारे शहर से बिलोंग नहीं करते, लाहौर से नहीं बिलोंग कर रहे, कराची से हैं, हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी उनकी तरफ बनती है। और मॉरल ड्यूटी यही है कि हम उनको उनके क्यूरी का अप्रोप्रिएट आंसर दें, उन्हें सही तरीके से गाइड करें। तो ये वो चीज़ है, ये रिव्यू को ऑप्ट करना, उनके कॉम्प्लीमेंट्स को या उनके क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना जो है, ये हमारा एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। ग्रीवियंसेस को एड्रेस कैसे कर सकते हैं? कोई आप बता सकते हैं कि अगर किसी लॉयर से किसी क्लाइंट को ग्रीवियंस हो तो व्हाट इज़ द वे आउट फॉर दैट क्लाइंट, हाउ टू एड्रेस? सर, हमारे पे एज यू गो का जो एक और मेन थीम है, जो अंडरलाइनिंग थीम है, वो ये है कि अगर आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं तो आप उन सर्विसेज को छोड़ भी सकते हैं, आप वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो इंश्योर करवाएगी कि ग्रीवियंसेस कम से कम हों और जो हों उनको फ़ौरन से रिड्रेस कर दिया जाए। मगर रिड्रेसल के लिए क्या कोई और फोरम ऐसा है? सर, ये एक खौफ है जो कि बिला वजह के, देखें आपको प्रॉब्लम है तो आपको उसका राइट सोल्यूशन चाहिए। अगर आप राइट सोल्यूशन इख्तियार नहीं करेंगे, सही हल इख्तियार नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी और आपको लगेगा शायद इसके ख़िलाफ़ मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे से किसी को शिकायत है, एज ए वकील मैं उसके लिए सर्विसेज, या उसको लगता है कि बदनीति की बात है, अब इसमें सिर्फ फ़र्क करने की बात ये कि जो शिकायत है क्या वो वाकई हकीकी शिकायत है, मेरी किसी बदनीति पे है, या मैं उसको एक प्रॉब्लम हल नहीं करवा के दे सका, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन आपको लगता है कि मैंने आपके साथ काम करते हुए कि आपकी ये जो मुफाद है उसके ख़िलाफ़ काम किया है बदनीति की बुनियाद पे, तो मेरी सुपरवाइजरी बॉडी मौजूद है। डॉक्टर्स का होता है कि इनकॉम्पिटेंस है या नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, बस यही बात है। तो आपके पास बिल्कुल फोरम मौजूद है, पंजाब बार कौंसिल की सूरत में हर प्रोफेशनल बार कौंसिल मौजूद है जो कि फ़र्स्ट फोरम है। उसके बाद सेकंड फोरम जो है वो पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान बार कौंसिल, आप मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आप परसू कर सकते हैं, उसमें मैं सारे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस का मुझे सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेक श्योर कि जो आप कर रहे हैं कि ये आपकी सिर्फ एक मफरूज़ा है या वाकई हकीकत है, ये फ़ैसला करके आपने चलना है। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हम भी अकाउंटेबल हैं जैसे कि आम लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए आपने कंप्लेंट करनी कहाँ पे है। सो मुतलका फोरम पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल जो है हल भी मिलेगा। अच्छा, ये जो एक बात पे एज यू गो वाली आपने की थी, मैं सबसे चाहूँगा इसका एक अभी आप डेवलप कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर आपके जहन में इसका पैराफर्नेलिया, इसका ढांचा क्या है? सर, पे एज यू प्रोसीड, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पे एज यू गो कि स्टेप वाइज चलेंगे, आपसे लमसम अमाउंट नहीं ली जाएगी। पेमेंट मोड है, सर्विसेज के पेमेंट मोड होते हैं कि आप एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं, लमसम ले रहे हैं, आप चंक्स में पेमेंट्स ले रहे हैं, आप सक्सेसफुल कंप्लीशन या कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज पे आप पेमेंट्स ले रहे हैं। हमारा है पे एज यू प्रोसीड कि जैसे जैसे आप अपना केस चलाते रहेंगे कि हमारे लॉयर्स की वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके लिए हम चार्ज कर सकते हैं, पहले वो डिटर्मिन होंगी, और जिन जिन सर्विसेज के लिए हम चार्ज कर सकते हैं, जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तो ये बाइफर्केशन होगी सर्विसेज की कि किस क्लाइंट की कौन सी दादरसी किस असलूब में होगी, उसकी हम बाइफर्केशन करेंगे एंड उसके मुताबिक उन्हें एक पेमेंट पैटर्न बना के देंगे। इधर विलिंग वेज जो है उसमें काउंसलिंग होती है, ये काम होता है कि किसी तरह से मैरिज जो है वो डिज़ोल्व ना हो, डिस्प्यूट का शिकार ना हो और बच जाए, आपस में कोई हार्मनी हो जाए, बच्चों के ऊपर उसके असरात ना हो। तो ये किस तरह से बात आपसे जब नहीं संभलती तो इनके कोर्ट में चली जाती है? सर, हमसे भी बात संभलती है और वकला से भी बात संभलती है। ये वकला के बारे में इम्प्रेशन ज़्यादा ख़राब है। बाकी प्रोफेशनल्स की तरह जो मैंने देखा है, बाकी प्रोफेशनल्स की तरह उनके कामकाज में भी मुश्किलात और परेशानियां और ख़राबियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आम तौर पर लोगों का इम्प्रेशन है कि वकील हैं तो बुरे ही होंगे, ऐसा नहीं है। नंबर 2, ये लोगों का इम्प्रेशन है कि वकील कोई तोप हैं, बस हमने गोला लेके जाना है और दाग देना है।
और लोग तो बाकायदा अपने अंदाज के ज़रिए इसका इजहार भी करते हैं कि सर तुसी ये गल क्यों नहीं की। वो उन्हें मौका नहीं देना चाहते कि वो उन्हें काउंसल कर सकें। दर हकीकत एक और लफ्ज़ वकीलों के लिए इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, लीगल काउंसल, यानी लीगल पर्सपेक्टिव से सलाह मशवरा या वाइज मशवरा देने वाले लोग। अच्छा काम सिर्फ वकला हजरात ही करते हैं या वकला ख़वातीन भी करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं सर। एज अ लॉयर मेरी तो अपने हर क्लाइंट के साथ कोई ऐसा केस अगर आता है, और इवन दो कि हम अपने प्रोग्राम्स में भी जब इस पे बात करते हैं, तो मेरी तो हमेशा यही एक अर्ज़ होती है कि खुदारा अपनी फैमिलीज़ अगर आप लोगों की आपस में नहीं बन रही है तो गुड फेथ में खुद अलग हो जाइए, बट अपने बच्चों पे असरात मत डालने। वो पिछली दफ़ा जो लीग साहब बता रहे थे, जो किसी खातून के वालिद आए थे, जी बिल्कुल। और मैं सुन के हैरान हो रहा था कि वो शायद 7वें या 9वें दिन ही जी उन्होंने बिल्कुल। अपनी नौ ब्याहता दुल्हन की बिल्कुल। पिटाई कर दी, और उसके बाद इतना मारा कि उसके सर में कितने सर टाँके उसकी लगे। इंजरीज थी फेस के ऊपर, 17 स्टिचेस थे उसके। और वो फिर 5 साल और 2 बच्चे बिल्कुल गुजारे उन्होंने। जी, एंड थर्ड शी वाज एक्सपेक्टिंग द थर्ड वन। तो अब ये प्यार है या ये प्यार के इजहार का गलत तरीका है? बस ये एक मुआशरे में एक वो अदम बर्दाश्त वाला जो मामला बढ़ता जा रहा है, उसका नतीजा है बहुत सारे मामला हैं। अब देखें, एक इंतहाई तकलीफ दह चीज़ होती है, मैंने पहले भी बार बार की कि ये टूटने वाला मामला, लेकिन अल्लाह ताला ने भी कहा अच्छे तरीके से निभा करो, नहीं कर सकते तो ऐसा तरीके से अलहदा हो जाओ। लेकिन मामला ज़िद में चला जाता है, खुदा ना ख्वास्ता लड़की वालों की तरफ ये मामला होता है तो उनका भी रवैया ये नहीं होता कि हम ऐसे तरीके से ख़त्म कर दें। वो भी बदला लेना चाहते हैं और वो अपने ग्रीवेंसेस को चाहते हैं कि कोर्ट्स के अंदर कोई इस तरह से उनकी भी इज्जत उछाली जाए और दूसरा उनके साथ भी कुछ किया जाए। मैं सवाल एक करना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमारे माशरे में कितना रुझान है, या वर्डिक्ट तक ही लोग जाना चाहते हैं कि जस्टिस सिस्टम से वर्ड? सर अल्टीमेटली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में उस वक्त लोग जाते हैं जब दोनों पार्टीज़ की बस हो गई होती, पैसे लगा लगा के जलील हो के। अल्टीमेटली अगर हम ये आइली मामला को एक तरफ कर दें, हम ये कत्लों की या बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ देखें जिसमें कई लोग कई घर उजड़ गए होते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है जो एज ए क्रिमिनल लॉयर मैंने देखी हैं। अल्टीमेटली लोगों में सुलह ही होती है, कुछ दरमियान में से थर्ड पार्टी आती है, दोनों की सुलह कराती ख्याल होती है, घरों के घर उजड़ गए होते हैं, मुआशी तौर पर बच्चे बर्बाद हो गए होते हैं, उसके बाद सुलह होती है। और वो इंस्टिगेटर जो होते हैं वो इनिशियल फेजेस में होते हैं, वो शायद पहले भी सुलह की टेबल पे आ जाए, लेकिन जो लोग साथ लगे होते हैं वो मामले को इतना उछालते हैं ऐसे ये। और कुछ हमारे भाई भी होते हैं, मतलब हम लोग भी होते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि पार्टी को समझाने की कोशिश करते हैं कि यार आप इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है अब ये जो हो गया इसको सेटल डाउन, लेकिन वो बात वही है कि वो कहते हैं नहीं हमने इसको आगे लेके जाना है। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोर्स करें तो वो ऐसा समझते हैं कि आपकी अदर पार्टी के साथ आपका कोई इंटरेस्ट है। अब बड़ा एक लिमिटेड फोकस होता है आपको शुरू में ये बात उनको समझाने में, जब आपकी बात सुनने की पोजीशन में आते हैं तो तब तक चिड़िया खेत चुग गई और ये मामला होता है, वो लोग गुजर गए होते हैं। मैं ये मुझसे चाह रही हूँ कि सर ने अभी बात की कि वो मोमेंटम जिसके साथ आप केस को टेकअप करते हैं, आप उसको फॉलो अप उस तरह नहीं कर सकते। उसका शायद एक रीज़न, मतलब एज अ ले मैन या एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे ये भी लगता है क्योंकि प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी होती हैं, एज इन कई साल तक चल रही होती है चीज़ें, और फिर और जो दूसरे मसले मसाइल होते हैं तो उसकी वजह से भी लोग फिर कहते हैं कि छोड़ दें, हालांकि चाहे वो चाह भी रहे हों कि हम इसको फॉलो अप करें, बट उसके साथ में कॉस्ट इतनी ज़्यादा अटैच होती हैं कि वो फिर कर नहीं सकते। सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पे होता है कि एक पार्टी बेनिफिशरी होती है, ऑब्वियसली जब दो लोग सामने हैं, एक गलत होगा एक सही होगा। बहुत ज़्यादा केसेस में उनके बेनिफिट ये होता है कि केस पर लॉन्ग हो, वो हर तरह से हर बात आजमाते हैं कि इसको किस तरह से लंबा करना है, और जो जारी बात है वो तकलीफ़ में, वो पहले ही तकलीफ़ में है, उसको जब पे करना पड़ता है तो उसको उसकी भी तकलीफ़ होती है, फिर उसको ये भी महसूस होता है कि यार मैं मजलूम भी हूँ, मेरे पैसे भी लग रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक वो डीमोटिवेशन जो वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल, और ग्रीवियंसेस की बात हुई थी तो इससे रिलेटेड भी उसकी ग्रीवियंसेस अपने लॉयर के अगेंस्ट हो सकती हैं, क्योंकि शायद अगर ऑपोजिट पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी भी तरह से लीगली या इलीगली वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं केस को, तो उसकी ग्रीवियंसेस अपने लॉयर की तरफ भी हो सकते हैं कि नो मे बी ही इज़ नॉट गुड इनफ, या वो ही इज़ नॉट डूइंग हिज बेस्ट। जी बिल्कुल। हम अगर देखें तो जब भी हमारे पास एपलेट स्टेज पे कोई केस आता है, मतलब एक कोर्ट से वो डिसाइड हो चुका है और दूसरे आता है, बहुत कम होता है कि एक ही अगर मैं कौंसल हूँ तो मैं उसको रिटेन कर सकूँ अगर मैं उनका केस हार भी गया हूँ, सेकंड फोरम पे वो मेरे साथ जाएँ। बहुत जगह होता भी है जब आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा होता है किसी के साथ। तो पहला एक आम फिक्रा जो है, मेरा वकील दूसरी पार्टी ने रल गया सी, ये वो कॉमन फिनोमेना है कि जो कि नहीं समझ लगता। मैं हर एक को यही कहता हूँ, मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। जो लोग मेरे पास लेके आए होते हैं,
मैं कहा आपके लिए ये एक केस है, उस वकील के लिए वो पूरी ज़िंदगी का कैरियर होता है, और हमारे लिए हर केस अपना केस होता है। हम आपके हक के लिए अपना हक समझ के लड़ रहे होते हैं, चाहे आप इसके लिए पे कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो कैरियर की ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक वो मुआशरे के अंदर एक जो गलत और आम बात बनी हुई है, स्टीरियोटाइप थॉट है। तो बुनियादी ये वहाँ से सारा बिगाड़ जो है शुरू होता है, और फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आमतौर पे ये जो गलत फहमी पैदा होने की वजह ये होती है वो उस तरीके से पता नहीं की होया सी, जब ये बात आ जाती है ना मैनू तो नहीं पता की होया सी, या मुझे नहीं पता वो वाला मामला आ जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये खराबी आती है जब बात छुप जाती है। तो हम जिस चीज़ की मैंने शुरू में बात की थी कि ट्रांसपेरेंट बात करें, आप जब चाहें चेक कर सकते हैं, फॉलोअप आपको साथ साथ मिलेगा हमारे, कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपके लिए कुछ छुपी हुई हो। यही हम जो है बुनियादी फ़र्क लेके चलना चाह रहे हैं कि जो लोगों की एक अमूमी शिकायत। और स्पेसिफिक टाइप के केसेस हैं जिसको आप हैंडल करेंगे या सारों को करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम में से हर शख्स जो है हर एक की अलग अलग से फील्ड है। साथ कॉर्पोरेट लॉ करती है, निदा जो है वो फैमिली मैटर्स करती हैं, बारान जो है वो कॉर्पोरेट में फर्दर एक स्पेशलाइजेशन है जो कंपनीज सारे मैटर्स देखते हैं, प्लस जो है रेवेन्यू मैटर्स देखते हैं। मैं क्रिमिनल मैटर्स देखता हूँ। फर्दर भी काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन है जो हम में से हर एक की अलग अलग फील्ड में है। लेकिन जब हम कोई एज ए टॉपिक डिस्कस करते हैं तो एज ए टीम करते हैं, उसमें सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है कि एज ए फर्म जो है आप लोग कोई स्पेशल केसेस हैं कि हम स्पेसिफिकली सिर्फ इस पे लेंगे? हमने अभी स्टार्ट किया है, जो अब ऑपरेशन इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा डिफरेंट मोड्स पे, हम लोग क्रिमिनल, फैमिली मैटर्स, टैक्सेशन, इन सबको लेकर चलेंगे, राइट। उसके बाद फिर फर्दर ऑब्वियसली जब एक चीज़ ऑपरेशनल हो जाती है और प्रॉपर वर्किंग में आ जाती है तो फिर फर्दर एलैबोरेशन, जैसे हमारे पास ऑनलाइन क्वेरीज जो आ रही हैं और कंसल्टेशन जो हम वो करें वो ऑलमोस्ट हर फील्ड से रिलेटेड होती हैं। ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज खुला, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और कस्टडी की इस वजह से आने बिकॉज हमने एक बहुत एलैबोरेटेड उसके ऊपर एक प्रोग्राम करके उसकी अवेयरनेस हमने थ्रो की थी और लोगों को एजुकेट किया था, तो उससे रिलेटेड। लेकिन हमारे पास टैक्सेशन की डिफरेंट चीज़ों की हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं और हम उनको गाइड भी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ को सेकंड करती जाऊँ, सर आपने हमारे लिए बड़ा एक अप्रिसिएशन आपने थ्रो की है लोगों के सामने। ऑब्वियसली वाकई ही ऐसा है कि वकील आर नॉट द डेविल, जो एक स्टीरियोटाइप थॉट बनी हुई है। हमारा एज अ लॉयर, चाहे वो फीमेल है या मेल लॉयर है, प्लस जो हमारे जजेस हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि रिकंसाइल कर जाए। दो वो खुला, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी के मैटर्स हैं, दो वो क्रिमिनल मैटर्स हैं, किसी भी चीज़ में हो हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि तबाही ना हो। और स्पेशली जो फैमिली केसेस हैं उसके अंदर तो हमेशा, और हमारा जो ये फैमिली केसेस में जो आप बात कर रहे हैं कि खुला और रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें सबसे बड़ी वजह ईगो है। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आपस में हस्बैंड वाइफ के इश्यूज नहीं होते हैं, फैमिली ईगोज बीच में आ जाती हैं और उनकी वजह से वो अपने बच्चे तबाह कर देते हैं, बच्चों की फिजिकल मेंटल स्टेट ख़राब हो जाती है। आप हमारी कोर्ट्स के अंदर जाके, गार्डियन कोर्ट्स में जाके हालात देखें तो इतने बुरे होते हैं कि आपको खुद देख के आपका एक दिल दुखता है कि बच्चे किस तरह से कोर्ट्स में आके मिल रहे हैं और वो खींचातानी वाला सीन, और बच्चे को आइसक्रीम ला के दे रहे हैं, टॉयज़ ला के दे रहे हैं, पिक्चर्स उतारे हैं ताकि वो कोर्ट में प्रूव कर सकें कि बच्चा अब आपके पास भी खुश है। तो हमें ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की अवेयरनेस थ्रो करनी बहुत ज़रूरी है कि खुदारा अगर आप लोगों के आपस में मामलात नहीं बनते हैं या किसी भी किस्म की नौयत का आपका केस है, उनको आपस में रखिए, अपने बच्चों तक मत लेकर जाइए, उनकी मेंटल स्टेट्स और फिजिकल स्टेट्स ख़राब मत कीजिए, और फैमिलीज की रिस्पेक्ट्स को भी प्लीज़ मत उछालें। कुछ ऐसे, ऑब्वियसली आपने भी थोड़ा देर पहले एक बात की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन को उस तरह से नहीं निभा पाते हैं जैसे निभाना होता है। तो मैं ऑब्वियसली डेविल्स तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, बट समहाउ वो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीवेंसेस आते हैं। लोगों ने ज़्यादातर, हम अपने आप को जॉय ऑफ जस्टिस को अगर प्रोग्राम में भी देखें लॉ फर्म तो कहते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन भी साथ कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ही इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सब चीज़ें जो यहाँ पे चलनी हैं वो सिस्टमेटिक हैं, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की तरफ जाएंगी, जिसमें रिव्यूज़ जो हैं, जो आपने अमेज़ॉन की बात की, रिव्यूज़ का मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिव्यूज़ हैं जो ट्रस्ट का रिलेशन बिल्ड करते हैं क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ। एक्चुअली हमारा और जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स का जो रिलेशन है वो फाइड्यूशरी है, और फाइड्यूशरी रिलेशन ट्रस्ट पे ही बिल्ड करता है। ट्रस्ट नहीं होगा, आप डॉक्टर्स की मिसाल ले लें कि डॉक्टर, अगर आपका डॉक्टर पे एतमाद होगा तो उसकी दी गई पैनाडॉल भी आपका कोई भी दर्द ठीक कर देगी, लेकिन अगर आपका डॉक्टर्स पे एतबार नहीं होगा तो उसकी कोई भी कोई कॉस्टली मेडिसिन हो या चीप मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन हो, वो आपका दर्द ठीक नहीं करेगी, वो आपकी डिजीज़ को क्योर नहीं करेगी। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमने सर्विसेज क्लाइंट्स को देनी है, तो क्लाइंट्स हमारा कोर हैं,
दे आर द हार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने उनको जहन में रखते हुए, उनको दिमाग में रखते हुए अपनी सर्विसेज देनी है और उनकी हर एक ग्रीवियंस को रिड्रेस करना है, उनके हर एक रिव्यू को, चाहे वो पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है या नेगेटिव है, उसको अपनाना है ताकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश कर सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेके हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। सिर्फ वो जिस तरह आप बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये केसेस हो रहे हैं खुला के हैं, डाइवोर्सेस के, तो ये और एक फैक्टर है इंडिपेंडेंट होने का। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी औरतों की कि वो हाउसवाइफ्स ही होती थी, घर वही चलाती थी और मतलब उनका काम सिर्फ घर तक महदूद था, बाहर वो नहीं जाती थी। और अब क्योंकि औरतें इंडिपेंडेंट हैं और उन्हें अपने हकूक़ का भी पता है, और अब वो जो एक स्टिग्मा होता था पहले कि जी डाइवोर्स हो गई है और लड़की अब जो गई है तो उसकी लाश ही वापस आएगी, वो वाला कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गया। और अब सोल्यूशन इसमें है, लेकिन उसमें यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात जो है वो फिर अब जो इंडिपेंडेंट होती है मेरे ख्याल से ख़वातीन, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। बहुत ज़्यादा हो गया और लड़कियों की भी आई थिंक इसमें कुछ जगहों पे फॉल्ट है कि वो उस चीज़ को गलत इस्तेमाल कर रही हैं। जस्ट बिकॉज आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो या काम करना चाह रहे हो, यू नो योर राइट्स, डज नॉट मीन कि आप रिश्तों को चलाना भूल जाएं, राइट? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और रिश्ते इसी तरह चलते हैं। कोई भी रिलेशनशिप होता है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा मैंने शुरू से ये सुना है कि जी औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है। बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, मर्द को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और ये दोनों तरफ, दोनों हाथ से ताली बजती है। इस तरह नहीं है कि औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करती रहे और मर्द कुछ ना करे। क्या मसाइल हैं? वाई इज़ इट बिकॉज के पहले मर्द जुल्म करते थे और औरतें सह लेती थी? इज़ इट दैट द रीज़न? अब वो कहती हैं नहीं, या अब सास जो हैं वो कहती हैं कि लो जो 80 अन्नी सही है तो बहू को भी सहनी चाहिए। हाउ एंड वेयर दिस इंस्टीट्यूट? और आप बता रही हैं कि फिर बाद में कस्टडी के मामलात होते हैं, वो कह रहा होता है बच्चा खिड़किल्लू इधर आ जा, प्यार से या आइसक्रीम ले ले, ये कर ले। तो फॉल्ट कहाँ फॉल्ट है? आई थिंक कि कभी किसी को प्रॉपरली किसी ने सीखा नहीं है कि शादी करना और शादी के रिलेशनशिप को किस तरह से करना तो सबको आता है, लाइक निभाना हाँ, शायद नहीं। निभाना बहुत मुश्किल, ये एक इजी रिलेशनशिप नहीं है। और ऑब्वियसली ये एक चीज़ है जो सीखने वाली है। पहले डिफरेंटली चीज़ें हमने सुनी सुनाई बातों से सीखी हैं, हमने सीखी है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा था।
लोग उसी तरह कर रहे थे, पहले मर्द उस तरह कर रहे थे, अब औरतें। अब आपने कहा कि उनको शऊर आ गया है और वो उन्हें लगता है हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जबकि अगर शऊर वाकई आया हो तो और वो वाकई सीख रही हैं तो फिर हमारे पास बहुत बेहतर तरीके हैं कि हम चीज़ों को सेटल डाउन कर लें। जैसे बातचीत करके, मर्द भी बातचीत कर सकते हैं, ख़वातीन भी बातचीत कर सकती हैं। तो आई थिंक हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि शादी दोनों को, मियाँ को भी बीवी को भी, कि किस तरह इस रिश्ते को निभाना है। अगर कोई इशू आता है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। आई सेकेंड यूज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई ट्रायल एंड एरर चीज़ नहीं है कि आप करके देख लें, चल गई तो चल गई, वरना ही तो फिर डिवोर्स। सो अब तो इनफैक्ट अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो प्री मैरिटल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट एक बहुत की कॉन्सेप्ट है कि आप शादी से पहले जो भी दोनों पार्टीज़ हैं वो जाती हैं और वो कंपैटिबिलिटी अपनी बेसिकली असेस करती हैं और बेसिकली लर्न भी करती हैं। जैसे मिस मन्ना ने कहा कि आप बातचीत के थ्रू सीख लें। मुझे मिस वजीहा याद आ गया, डॉक्टर सदाकत ने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम का उन्वान था मेटिंग रेटिंग। तो ये अपने आप को रेट करना, दोनों जो है पार्टनर्स के, आर दे मेड फॉर ईच अदर और दे आर मेड फॉर समबडी एल्स। ऑल्सो उसमें ये भी होता है कि आप इट इज़ अ गुड थिंग कि आप चेक कर लो कंपैटिबिलिटी क्या है, लेकिन फिर वही बात है, उसमें एक फैक्टर है कि एक बंदा अगर शादी करने के लिए रेडी ही नहीं है या उसको नहीं आता तो कैसे करना है, तो अगर वो मेड फॉर ईच अदर भी हैं तो वो कुछ अर्से बाद वो चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। तो वो प्री मैरिटल काउंसलिंग से सीख सकते हैं कि अब जैसे किसी को कुछ खाने में कोई चीज़ बनानी नहीं आती, जैसे बिरयानी फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए वो ख़राब बनाते रहेंगे, जैसे मिस वजिया ने कहा ट्रायल एंड एरर पे हो जाएगा, गुजारा करने वाली बात है। रादर दिन अगर किसी औरत के साथ कुछ इस तरह हुआ या किसी मर्द के साथ भी, तो दे शुड मेक श्योर कि वो अपने बच्चों की उस तरह से अपब्रिंगिंग करें, उनको ये बात सिखाएं कि जो कमियाँ उनमें रह गई हैं उनको वो पूरा कर सके, रादर दिन कि वो उनको वही सिखा रहे होते हैं। यूजुअली साइकोलॉजी में जब हम पेशेंट्स के साथ डील करते हैं तो जो मतलब बच्चे अब्यूजिव होते हैं टुवर्ड्स देयर वाइफ्स, तो अगर हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनके फादर्स अब्यूजिव होते हैं टुवर्ड्स देयर मदर्स और उन्हें रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता कि यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर पार्टनर। और ये एक चीज़ होती है जो चलती रहती है, मतलब इनहेरिटेंस की तरह, बिकॉज आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती है और आप मॉडल करते हो और वो आपके पेरेंट्स आपके आइडियल्स होते हैं बेसिकली। सो इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं मिस मनहल की बात को सेकंड करूंगा कि आपको सीखना चाहिए कि एक रिश्ते को निभाना कैसे है। अगर हम अपने बचपन में जाएं और इस्लामियात की किताब उठा के देखें तो वहाँ पे हमें हकूक़ पढ़ाए जाते हैं कि वालदैन के हकूक़ क्या हैं, पड़ोसियों के हकूक़ क्या हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ क्या हैं। अगर हम उसे 10 नंबर का सवाल समझ के याद जो कर लेते हैं, रटा मार के बोर्ड के पेपर में दे आते हैं आंसर उसका और फिर भूल जाते हैं, अगर हम उस चीज़ को अपना लें, हम इस प्लेटफॉर्म जैसे पड़ोसन के हकूक सबको पता होते हैं मगर बीवी के हकूक किसी को नहीं पता होते, तो वो हमने ऑप्ट करनी है चीज़। और दूसरा कि ये जो प्लेटफॉर्म है हम इसको सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं हैं, हम काउंसलर भी हैं। बीइंग अ लॉयर हमारी ड्यूटी भी है, जब हम क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं तो हमने काउंसल भी करना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आइली मसाइल की हद तक नहीं है, वो क्रिमिनल मामलात हैं, वो सिविल मामलात। बाहर के ममालिक में तो आपने जो भी लिटिगेशन शुरू करनी है उससे पहले प्री रिक्विजिट है कि आपने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स की तरफ जाना है, आपने मीडिएटर की तरफ जाना है, आपने आर्बिट्रेटर की तरफ जाना है और उनकी वहाँ पे उनके फ़ैसलों को वेटेज दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है, तो हम सोशल अवेयरनेस भी इसलिए फैला रहे हैं कि लोगों को उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पता हो। हमारा अगर पिछला जो आइली मसाइल के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम था वो लोगों को अवेयरनेस दिलाने का ही था कि आपको पता हो, नो योर राइट्स, कि आपके पास है क्या और आपने उनको एक्सरसाइज कैसे करना है। लेकिन उनको मिसयूज़ नहीं करना, उनको लाइक आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या है और ऑब्वियसली फिर उनको यूज़ भी करें। और जैसे हम बात करें कि हम सीख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी दुनिया में काम मुश्किल नहीं है, राइट। और अगेन डिवोर्स तक बात तभी जाती है जब मसला पहले से चल रहा होता है बट कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती और वो दूसरी पार्टी को नहीं बताया जा रहा होता कि मुझे आपके इस एक्शन से मसला हो रहा है। वेराज फिर एक दिन जिस तरह कोई वायलेंस बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है, वो कहती हैं कि अब बस। वेराज दूसरे बंदे को भी पहले बात कम्युनिकेट नहीं की गई होती कि आपका ये वाला जो रवैया ये अनबेरेबल है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस। और वो बस सडनली वो फिर डिसाइड कर देते, फिर फैमिलीज जब इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर ईगोज आ जाती हैं बीच में। और ये मेरे ख्याल है कि हर रिलेशनशिप और हर चीज़ में भी यही है कि अगर आप शुरू से कुछ बाउंड्री सेट कर लें, कम्युनिकेट कर लें। और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो शादियों के इसमें जो हमारे एल्डरली हैं, जो हमारे घर में बड़े हैं, उनका भी बड़ा पार्ट प्ले होता है इस चीज़ में कि वो बच्चों को किस तरह से गाइड करें। एटलीस्ट ऐसे ही बस फॉर द सेक ऑफ शादी करना, शादी ना करते हैं, मेक श्योर कि दे आर एक्चुअली रेडी फॉर इट, क्योंकि ऑब्वियसली इससे बहुत सारी जिंदगियां फिर इफेक्ट। मिस मनहर और मिस वजिया ने बड़ी अच्छी बात की है, बट मैं थोड़ा ये ऐड करूँ कि हमारा जो बेसिक रेट
जो रेशो ऊपर जा रही है उसकी बेसिक वजह इंस्टिगेशंस है, राइट। जब एक्चुअली एक लड़का और लड़की की शादी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि दोनों शुरू से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनकी अभी भी बाउंड्रीज ऐसी हैं कि लड़का लड़की ज़्यादा बात नहीं करते, उनकी फैमिली रिचुअल्स या वैल्यूज़ ऐसी हैं, वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, तो हम उनको ये ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं फैमिलीज़ को कि नहीं आप लड़का लड़की की बात कर रहे हैं। यस, लड़का लड़की की उस शादी में रजामंदी होनी ज़रूरी है, बट हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको अपना एक विटनेस्ड केस बताऊंगी कि लड़का लड़की के जो पीछे फैमिलीज होती है ना, वो इंस्टिगेट कर रही होती हैं। लड़के को और लड़की को ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ को अलग इम्पोर्टेंस देनी है, अपने माँ बाप को उनकी जगह पे रखना है, नॉट कि माँ बाप छोड़ दें तो बीवी सिर्फ है या बीवी छोड़ दें तो माँ बाप सिर्फ है। हर एक को अगर अपनी जगह पे रखा जाए और इंस्टिगेशंस पीछे से बंद हो जाए तो ऑब्वियसली रिलेशंस बचते हैं।